हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदन कुमार सिंह। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 6th पार्ट होगा। लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 72 तक। इसमें हम लोग आर के जैन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ऑन लैडर रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो कह रहा है एक लैडर है लीनिंग ऑन ए वर्टिकल वॉल में इस तरह से है, रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है मतलब यहाँ फ्रिक्शन कभी नहीं होगा। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका जो लैडर को सेंट्रॉइड यहाँ होगा तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से लगेगा। इस तरह से सरफेस के ऊपर लगा हुआ है, दैट में एक नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पर R1 ऊपर की तरफ लगेगा और ये R2 ये नॉर्मल डायरेक्शन इस लैडर पे इस पोजीशन पे लगाएगा। क्योंकि ये लैडर नीचे की तरफ आएगा वेट की वजह से, दैट मीन्स बॉडी मूव, लैडर इस डायरेक्शन मूव करेगा, दैट मीन फ्रिक्शन फोर्स इसका पूरी डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहीं पे लगेगा क्योंकि ये रफ वर्टिकल वॉल है और ये जो है आपका ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दैट मीन्स यहाँ पर ये बॉडी अगर इधर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा अगर रफ होता तो, लेकिन चूंकि स्मूथ है यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स अगर वर्टिकल वॉल में लगने का बात है तो वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से लगेगा। तो कह रहा है लैडर रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल द फ्रिक्शन फोर्स विल बी upward at the upper end। कह रहा है on a ladder resting on a ground and leaning against a smooth vertical wall the force of friction will be 0 at its upper end। resting on ground and leaning against a smooth vertical wall, वॉल जो है इस बार स्मूथ है, वॉल स्मूथ है दैट मीन फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं होगा, तो फिर 0 at its upper end। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट h। कोई हाइट h है, यहाँ से नीचे ग्राउंड की तरफ वो जा रहा है, ग्राउंड यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तरफ आ रहा है, तो कह रहा है कि इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो से कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो हम लोग जानते हैं v² प्लस 2as, v विद द फाइनल वेलोसिटी, u विद द इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as एक्सेलरेशन इनटू जो भी डिस्टेंस है वो s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू s जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं -g, तो यहाँ पर प्लस जी कंसिडर करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में हम नेगेटिव -g कंसिडर करते हैं। कंसिडर आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन चूंकि बचपन से हम लोग यही देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू +g और ऊपर के डायरेक्शन में -g, और यही मैक्सिमम बुक पे फॉलो करता है, इसलिए हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू +g। तो एक्सेलेरेशन की जगह हम +g रख दिए, s की जगह हम h रख देते हैं, जो भी डिस्टेंस को कवर करता है ये। तो जो वेलोसिटी मिलेगा 2gh, √2gh, तो वेलोसिटी को √2gh। कह रहा है द फ्रिक्शन फोर्स इनकाउंटर आफ्टर द कमिंसमेंट ऑफ द मोशन इज कॉल्ड। इनिशियल में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जब बॉडी रेस्ट में है और बॉडी मूव नहीं कर रहा है, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं करता है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जब वो फोर्स जिसमें बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, तो उस वक्त हमको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब जब बॉडी मूव करने लगता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं या काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन, यहाँ काइनेमेटिक है वो अलग चीज़ है, डायनेमिक फ्रिक्शन होगा यहाँ पर, इस पर्टिकुलर केस में डायनेमिक फ्रिक्शन लगता है। और डायनेमिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन से कह नहीं सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से वो कम होता है हमेशा। सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है तीनों में से वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी बताया, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का रेशियो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स फॉर ड्राई सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स का जो लॉ अभी बताए थे हम, उसमें हम देखे थे कि प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल लोड बिटवीन द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन में हम लोग देखे थे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये पहला सही स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड किस पे नहीं करता है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, इस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिपेंड करता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द सरफेस, मटेरियल ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, अब कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है या फ्रिक्शन फोर्स जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पे, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट मतलब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर लिख रहा है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये डिपेंड नहीं करता है इसके ऊपर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। और ये सही स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस, एरिया पे वो डिपेंड नहीं करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये सही बात है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है ए बॉडी ऑफ वेट W इज इंक्लाइंड ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ अल्फा बीइंग पुल्ड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P विल बी ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन अप द प्लेन विल P इज इक्वल टू, P कितना होगा अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इससे पहले हम यहाँ पर देख चुके थे, कि जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फोर्स P से इस तरह से कुछ एंगल बना करके अगर हम फोर्स P से इसको खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो मिनिमम जो फोर्स अपर डायरेक्शन में हो लगेगा वो कितना लगेगा, mg sin अल्फा प्लस फाइव बटा में cos थीटा माइनस फाइव। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इसी सेम चीज में डाउनवर्ड डायरेक्शन बॉडी मूव करता है तो यहाँ पर माइनस फाइव और यहाँ पर प्लस फाइव होगा। अब बात यहाँ पर कह रहा है कि बॉडी सेम है, सब कुछ सेम लग रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इंक्लाइन इस तरह से नहीं है, फोर्स जो लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स P लग रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में P लग रहा है, तो इस P का कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और एक P का कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, दिस इज अल्फा। सेम काम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फिर समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे तो P cos अल्फा इस डायरेक्शन में है, W sin अल्फा उल्टा डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स भी उल्टा डायरेक्शन में, तो P cos अल्फा माइनस W sin अल्फा माइनस F, चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग दिस एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमको मिला P cos अल्फा इज इक्वल टू दिस मच। सिमिलरली फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, W cos अल्फा प्लस P sin अल्फा, W cos अल्फा इस डायरेक्शन में, W इस तरफ है तो ये अल्फा है, तो W cos अल्फा आपका इस डायरेक्शन में, P sin अल्फा भी इस डायरेक्शन में और नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो यहाँ से n का वैल्यू, इस n के वैल्यू को हम अगर ऊपर के इक्वेशन में रख देते हैं तो यहाँ से हमको P का वैल्यू मिल जाएगा। P का वैल्यू मिलने के बाद जो भी मिलता है उसमें म्यू की जगह पर tan फाइव पुट करेंगे, जो म्यू यहाँ पर इन्वॉल्व है इसके जगह पर हम tan फाइव पुट करेंगे, तो जो P का वैल्यू हमको मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करने के बाद हमको P इज इक्वल टू W tan अल्फा प्लस फाइव मिल जाएगा, P इज इक्वल W tan अल्फा प्लस फाइव मिल जाएगा। तो ये तब के लिए है जब फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा है और बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स ही अप्लाई होता है लेकिन बॉडी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो इसमें एक ही अंतर होता है कि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। सब कुछ सेम है, सेम सिचुएशन है, बॉडी अब मूव कर रहा है नीचे की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो P मिला आपका प्रीवियस में W tan अल्फा प्लस फाइव, उसमें फाइव की जगह पर माइनस फाइव यहाँ पर रखोगे। तो यहाँ पर हमको मिला कि जब हॉरिजॉन्टल फोर्स P अप्लाई होता है तो मिला हमको W tan अल्फा प्लस फाइव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्टेंस x ट्रेवर्स इन टाइम t, डिस्टेंस x दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो डिस्टेंस x एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसकी इक्वेशन को तो वेलोसिटी दे देगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको एक्सीलरेशन दे देगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ये है दैट मीन्स ये है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 8t, दिस इज द एक्सीलरेशन। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो जो मिला हमको एक्सीलरेशन 6t माइनस 8, तो 6t माइनस 8 इज द एक्सीलरेशन। If a rain is falling in the opposite direction of the movement of the pedestal, कोई पैदल चल रहा है, he has to hold the umbrella, umbrella वो कैसा रखेगा ताकि वो, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉडी, एक आदमी चल रहा है और ये इस डायरेक्शन में आपका रनिंग हो रहा है, तो आप अम्ब्रेला को कैसे रखोगे। तो अगर वो
अगर वो मूव कर रहा है दैट मीन्स उसका जो अम्ब्रेला होगा वो सीधा ही रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जब फाइंड आउट करोगे तो उसके वजह से कोई ज़्यादा फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है कि लेस इंक्लाइन व्हेन स्टैंडिंग, जब वो खड़ा रहेगा तो हल्का सा वो इंक्लाइन रखेगा, लेस इंक्लाइन खड़ा रहेगा तब, ज़्यादा इंक्लाइन करने का नहीं है, वो हमेशा मोर इंक्लाइन तो कर नहीं सकता है। लेस इंक्लाइन व्हेन मूविंग, लेस इंक्लाइंड व्हेन मूविंग जब करेगा तो इंक्लाइन करने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में और खुद भी इस डायरेक्शन में, मतलब इसका डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन जो भी है वो इसका अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स वो सीधा ही रखेगा, तो उसकी वजह से वो पानी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम देखें कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किसको कहते हैं, तो इसके लिए हम लोग सपोज करते हैं कि एक बॉडी को इस तरह से हम ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। वो जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो है थीटा। कोई पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई, इस तरह से ये पाथ को फॉलो करते हुए इस तरह से जाएगा। तो एक्स कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, तो यू का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में जिसको वेलोसिटी मिलेगा यू कॉस थीटा, दिस इज द वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस इज द वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये एक्स मिला यू कॉस थीटा इनटू टी। सिमिलरली वाई जो मिलेगा यहाँ पर, तो वाई जो मिलेगा वो डिस्टेंस कितना है वाई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, हम जानते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आपका है वो कितना मिल गया, यू कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा, यू इंटू टी, टी के जगह पर टी टाइम माइनस हाफ, ऊपर की तरफ जब जाइएगा तो एक्सेशन क्या लेना है, माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप, इस यू साइन थीटा, टी जो है वो एक्स बटा में यू कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ पर रख दोगे, इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी की जगह एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर कर दोगे। तो ये जो मिला हमको एक्स और वाई के फॉर्म में मिला, ये इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला का इक्वेशन है ये। इसलिए इस बात को फॉलो करेगा। x इज इक्वल टू यू टी, तो सबसे पहला हम इस इक्वेशन को लगाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। तो चूंकि हम जानते हैं s x के जगह पर x एक्सिस में कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, u की जगह पर u कॉस थीटा इंटू टी, इस डायरेक्शन में u कॉस थीटा वेलोसिटी है इंटू टाइम t है। चूंकि एक्सेलेरेशन अलोंग इस एक्सिस में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है इसके पास, एक्सेलेरेशन जो भी मिल रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सेलेरेशन वैरी नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, y को x के फॉर्मेट में इस तरह से लिखते हैं, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट कितना वो कवर करेगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gs, हम जानते हैं v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gs, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gs ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस जी इंटू एस। अब चूंकि फाइनल वेलोसिटी कहीं भी जाकर ऊपर में रुकेगा जो, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो u के जगह पर ऊपर की तरफ जो जा रहा था u साइन थीटा पुट करोगे, u की जगह u साइन थीटा, क्योंकि अपर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u साइन थीटा है, u साइन थीटा माइनस 2g h मैक्सिमम हाइट जो मिलेगा, मैक्सिमम हाइट जहाँ पर उसका वेलोसिटी जीरो होगा वो हाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो h मैक्स मिला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आपको इसी तरह से याद रखना होगा। ये नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम लगता है टोटल यहाँ से यहाँ तक फ्लाई करने में। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब कि y एक्सिस में जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है y इज इक्वल टू यू
मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब चूंकि जब लौट करके यहाँ आ गया तो y जो हो गया वापस जीरो हो गया, इनिशियल में जीरो था वापस जीरो हो गया, तो जीरो टोटल टाइम कितना लगा वो निकालने के लिए आप यहाँ से निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू जैसे ही जीरो पुट करोगे तो वहाँ से t निकलेगा 2u sin थीटा बाई जी, दिस इज टोटल फ्लाइट। हाफ ऑफ फ्लाइट कितना मतलब कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, तो यहाँ से इसका हाफ भी कर सकते हैं u sin थीटा बाई जी। तो नेक्स्ट है रेंज। रेंज मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना फ्लाइट कितना ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक को रेंज बोलते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम पता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं 2u sin थीटा बाई जी। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू u cos थीटा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो रेंज मिल जाएगा। वेलोसिटी जो मिला आपका u cos थीटा, टाइम मिला 2u sin थीटा बाई जी, इन दोनों गुना करोगे तो मिल जाएगा आपको रेंज। रेंज मिलता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम ये चीज़ मैक्सिमम कब होगा, जब sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। sin थीटा का मैक्सिमम कब होता है, तो ये टर्म 1 होता है, क्योंकि sin का वैल्यू जो फंक्शन आप ड्रॉ करोगे इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम 0 हो सकता है, -1 हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट करते हो, 45 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट करते हो, तो हमको जो रेंज मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। कितना मैक्सिमम मिलेगा, तो ये 1 होगा तो u² बाई जी, u² बाई जी, वो भी कब, जब sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 मिलता है। अब नेक्स्ट है टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट रीच करने में कितना टाइम लगता है, तो हम लोग v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी जानते हैं, क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए एक्सेलेरेशन की जगह माइनस जी पुट करेंगे। v बाई यू प्लस 80 जानते हैं हम लोग, तो एक्सेलेरेशन की जगह माइनस जी टी, तो v की जगह v इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की तरफ कितना है, u sin थीटा, u अगर इधर u है तो इधर u sin थीटा और इधर u cos थीटा, तो u sin थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से चूंकि फाइनल वेलोसिटी उसका हाईएस्ट पॉइंट रीच करने में कितना टाइम लगता है वो निकालना है, तो हाईएस्ट पॉइंट में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो टाइम मिला u sin थीटा बाई जी। दिस इज द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल था 2u sin थीटा बाई जी। हाईएस्ट पॉइंट रीच करने में कितना टाइम लगेगा, तो u sin थीटा बाई जी, मतलब आधा। अब नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये बोलता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, x tan थीटा माइनस जी एक्स और 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम निकाले हैं वो निकाले हैं 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, तो 11.2 होता है, लेकिन उसको निकालते कैसे हम लोग, तो वो हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी के लिए कि सपोज कीजिए किसी बॉडी को हमको यहाँ से भेजना है, तो इनिशियली उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जिस वेलोसिटी से भेजेंगे उसको हम, उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी जो है चूंकि अर्थ के अगेंस्ट में उसको भेजना है हमको, इसलिए उसका हम निगेटिव कंसिडर करेंगे। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो Gmm/r होता है, Gmm/r होता है, मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस काइनेटिक एनर्जी दिस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे। फाइनली जब वो एस्केप कर देता है, एस्केप मतलब कि अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर चला गया, उस वक्त उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होता है, उसके पास कोई भी अपना पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 तक। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जो था 100 और फाइनली जो था 100 बराबर करेंगे, तो यहाँ से हमको मिला माइनस Gmm/r प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हाफ m कैंसिल हो गया, तो हाफ v² Gm/r। तो v यहाँ से निकालने के लिए v इज इक्वल टू √2 Gm/r, √2 Gm/r। और चूंकि हम जानते हैं कि g का जो वैल्यू है, g का वैल्यू जो होता है मतलब कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 6.67 × 10⁻11 SI यूनिट में। मास जो है वो होता है 5.972 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ का जो रेडियस हम कंसिडर कर रहे हैं वो 6400 किलोमीटर कंसिडर कर रहे हैं। इसको हम वैल्यू को यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने के बाद जो आपका एस्केप वेलोसिटी मिलेगा वो 11157 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कितना मिला, तो 11.2, ये याद रखना है। कह रहा है तो फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम रेंज के लिए
मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल अभी बताया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब रेंज ये होता है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होगा तब होगा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री विद द मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल, मतलब प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल फायर किया गया है। तो ये थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा। टू द वर्टिकल द हॉरिजॉन्टल रेंज विल मैक्सिमम, तो रेंज का मैक्सिमम होगा जब एंगल 45 डिग्री होगा, और ये एंगल 45 डिग्री होगा, दैट मीन्स ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, दैट मीन्स दिस इज द 45 डिग्री। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ऐसा है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग कभी भी निकाल चुके हैं, मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, इसको वो फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो उस वक्त जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन वो फोर्स, जिस फोर्स में जब ब्लॉक पे फोर्स लगता है और ये बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइड करना शुरू कर देता है, तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो मैक्सिमम होता है, इसको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। उसको बोलते हैं जब बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो लिमिटिंग force of friction is the friction of force acting when the body is in motion, या फिर the friction force acting when the body is just about to move, मतलब ऑप्शन नंबर सी। जब बॉडी मूव करने लगेगा उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जब बॉडी मूव करने लगेगा उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। वो फ्रिक्शन फोर्स इस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। नेक्स्ट है कूलम फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन, कूलम फ्रिक्शन या ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। ड्राई फ्रिक्शन मतलब दो ड्राई बॉडी के बीच ये फोर्स लगता है, मतलब दो सॉलिड बॉडी के बीच दो सॉलिड के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम फ्रिक्शन। लिक्विड में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो विस्कस इफेक्ट की वजह से, मतलब रिलेटिव मोशन की वजह से। लेकिन कूलम फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि ड्राई सरफेस के ऊपर लगता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं रिलेटिव मोशन का बात है तो लिक्विड में भी लगेगा, सॉलिड में भी लगेगा। ये भी नहीं कह सकते कि लुब्रिकेटेड सरफेस के बीच, क्योंकि लुब्रिकेटेड सरफेस के बीच ड्राई फ्रिक्शन या फिर कूलम फ्रिक्शन को ड्राई फ्रिक्शन भी बोलते हैं हम लोग। एक है लिक्विड फ्रिक्शन, तो लिक्विड फ्रिक्शन तो यहाँ पर नहीं लगेगा। दो तरह का फ्रिक्शन डिस्कस करते हैं। लिक्विड फ्रिक्शन हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में देखते हैं, और यहाँ पर हम कूलम फ्रिक्शन मतलब ड्राई फ्रिक्शन, मतलब कि टू ड्राई सरफेस के बीच लगने वाला है। सॉलिड और लिक्विड बोल नहीं सकते क्योंकि दोनों के फ्रिक्शन को अलग अलग डिस्टिंग्विश किया गया है। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल में भी नहीं होगा, दैट मीन टू लुब्रिकेटेड सरफेस हो नहीं सकता, टू ड्राई सरफेस नहीं होगा। रिलेटिव मोशन ऑप्शन में इसमें रिलेटिव मोशन दिया हुआ है, लेकिन चूंकि रिलेटिव मोशन तो आपका सॉलिड फ्रिक्शन में भी होता है और रिलेटिव मोशन आपका लिक्विड फ्रिक्शन में भी होता है, दैट मीन विस्कोसिटी यहाँ पर अराइज होता है। नेक्स्ट है डायनेमिक फ्रिक्शन इज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस। डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में लेस होता है, कम होता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में मोर होता है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, बनाना है इसको। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग जानते हैं tan फाई इज इक्वल टू F बाई N, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। जब बॉडी मोशन में रहता है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है द इफर्ट रिक्वायर्ड टू अप्लाई पैरेलल टू द प्लेन टू मूव द बॉडी। अब जो फोर्स लग रहा है वो पैरेलल लग रहा है, प्लेन के पैरेलल लग रहा है, और जब प्लेन के पैरेलल लग रहा है तो उस वक्त कितना इफर्ट लगाना होगा, कितना फोर्स लगाना होगा।
लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब कोई बॉडी इस तरह से है, जो इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है और जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बोलता है कि फोर्स जो लग रहा है वो इसी के लॉन्ग लग रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लगाएंगे, बाकी सारा सेम कह रहा है, दैट मीन बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो दैट मीन फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ये एंगल है अल्फा आपका, दिस इज एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज एम जी कॉस अल्फा, दिस इज एम जी साइन अल्फा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एन। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको ऊपर जाते समय पी मिनिमम जो था वो कितना आया था, आपका मिनिमम एफर्ट जो लगाना पड़ा था वो कितना आया था, तो डब्ल्यू ना लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, तो उस वक्त हमको फोर्स जो मिनिमम मिला था वो मिला था डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस 5 बट हमें कॉस थीटा माइनस 5। चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा जैसे ही 0 करेंगे तो ये वाला टर्म नीचे में माइनस कॉस माइनस 5 मिलेगा, उसे थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना पड़ जाएगा चूंकि। लेकिन ये जो इक्वेशन आया था, इसका प्रीवियस इक्वेशन जो था, इसी सेम प्रॉब्लम का प्रीवियस इक्वेशन जिसको हम म्यू की जगह tan phi पुट करने के बाद ये इक्वेशन को मिला था, इस इक्वेशन में जिसे थीटा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाला 1 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 0 इज इक्वल बटा में 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 मिल जाएगा, मतलब जो मिनिमम फोर्स मिला वो एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। तो P इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, ये आपसे पूछ रहा है। तो P इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। जब फोर्स पैरेलल लग रहा है तब फोर्स पैरेलल लग रहा है, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री करेंगे दैट मीन पैरेलल लग रहा है, उसको पैरेलल लग रहा है तो इसमें थीटा को 0 करेंगे तो जो हमको मिला वो दिस इक्वेशन मिला। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ये इक्वेशन याद रखो, ये भी दोनों इक्वेशन याद रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में, ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तब। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।